नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन में। आप देख रहे हैं मेरे साथ में पॉलिटिकल का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर और प्यारा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है कैग। उसका नाम है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसमें से एक क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में से आता ही रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कैग। और कैग का हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख है। तो देखते हैं हम कैग क्या होता है। तो कैग का परिचय है कि कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। कौन? कैग। लेखा जो परीक्षक होता है भारत का, वो सर्वोच्च कौन है? वो है हमारा कैग। यह एक संवैधानिक प्राधिकारी है। कौन है? संवैधानिक। इसका संविधान उल्लेख है, संवैधानिक प्राधिकारी है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में दिया गया है। संविधान के 148 से लेकर 151 में कैग का प्रावधान है। मुख्य कार्य क्या है इसके? तो इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की सार्वजनिक धन योजनाओं व सरकारी संस्थाओं के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना, कि कितना पैसा आया है, कितना गया है, किस काम में लगा है, उसका लेखा जोखा रखना किसका कार्य है? कैग का कार्य है। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य का है जवाबदेही देना, पारदर्शिता बनाए रखना, सुशासन सुनिश्चित करना। ये उसका कैग का उद्देश्य है कि गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है, कहाँ पर करती है, उस पर सही खर्च किया या नहीं किया, कितना बचा, पैसे का सदुपयोग हो रहा नहीं, उस सब का लेखा जोखा कौन करता है? कैग। तो ये जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है उसका लेखा जोखा करता है। इसलिए गवर्नमेंट की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को बनाए रखता है और सुशासन को सुनिश्चित करता है। ये इसका उद्देश्य है कैग का। तो कैग का जो संवैधानिक आधार है वो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 है। तो देखते हैं 148 अनुच्छेद में क्या लिखा है। 148 अनुच्छेद में कैग का पद व नियुक्ति और शर्तें हैं। 148 में कैग का पद है, नियुक्ति है और शर्तें, ये अनुच्छेद 148 में बताई गई है। जो 149 है उसमें कैग के कर्तव्य बताए गए हैं, कैग को क्या शक्तियां दी गई हैं वो बताई गई हैं, कर्तव्य और शक्तियां। 150 है, अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप। संघ और राज्य, केंद्र और राज्यों के जो खाते हैं जहां पर पैसे होते हैं, उनका प्रारूप बताया गया है। अनुच्छेद 151 में कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। जो केंद्र में जांच करेगा वो प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति को रिपोर्ट, और राज्य में किसको प्रस्तुत करेगा? राज्यपाल को। तो 151 में प्रतिवेदन रिपोर्ट दी जाती है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। ये इसके संविधान में विवरण है, संविधान में इसका आधार है। तो इसके नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। संविधान में उल्लेख है तो इसका संवैधानिक पद है। तो इसका 148 में इसका नियुक्ति दिया गया है। और इसको हटाएंगे कैसे? हटाएंगे कैसे? तो कार्यकाल इसका 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा तो इसको हटा लिया जाएगा। और हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। इसकी जो हटाने की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, जो कि अत्यंत जटिल है। आसानी से इसको हटाया नहीं जा सकता है। यह व्यवस्था कैग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है कि कैग निष्पक्ष रूप से निडर होकर अपना काम कर सके, क्योंकि इसको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आगे देखते हैं इसके वेतन, सेवा और शर्तें और स्वतंत्रता। इसके वेतन और सेवा शर्तें क्या है, स्वतंत्रता क्या है? तो इसकी वेतन है जो भारत की संचित निधि, जो भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 के अंतर्गत है, उसमें से इसको सैलरी दी जाती है। नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब नियुक्ति होने के बाद में इसकी जो भी सेवा शर्तें हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। संवैधानिक दर्जा प्राप्त है इसे, सुरक्षित वेतन प्राप्त है। कठिन ठहराने की प्रक्रिया इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। तो इसकी स्वतंत्रता बनाए रखती है क्योंकि इसको सैलरी भारत की संचित निधि से मिलती है। सुरक्षित वेतन है जो कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है।
और हटाने की प्रक्रिया तो है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो न्यायाधीश, भारतीय संविधान में जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया हमारे कैग को हटाने की है, जो कि बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि 2/3 बहुमत से उनको दोनों सदनों से पास होना होता है, तब जाके हटता है। तो ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है कैग की। तो कैग के प्रमुख कार्य क्या है? कैग के प्रमुख कार्य, जिनमें सबसे पहला कार्य लेखा परीक्षण संबंधी कार्य। देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण करता है, सरकारी प्राप्तियों और व्यय का परीक्षण करता है कि कहाँ कितने पैसे आए और कितने गए। यह देखना है कि धन स्वीकृति उद्देश्य, नियम और कानून के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं। मतलब पैसा, जो गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है, वो सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं, कानून के अनुसार खर्च हो रहा है नहीं, उसको देखने का कार्य कौन करता है? हमारा एक कैग करता है। ये तो इसका लेखा संबंधी कार्य। सार्वजनिक उपक्रम संबंधी, सरकारी जो कंपनियां होती हैं, निगम होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, उसके खातों का ऑडिट करने का काम कौन करता है? हमारा कैग करता है। खातों को ऑडिट करने का काम कौन करता है? ये भी कैग करता है, सार्वजनिक उपक्रम का। और इसके जो सेकंड कार्य हैं, वो ऑडिट के प्रकार है। देखो, एक तो परफॉर्मेंस की ऑडिट करता है, योजना है, जो परियोजना है किफ़ायती है या कुशल है, प्रभावित थी या नहीं, जो भी गवर्नमेंट ने जो परियोजना चलाई वो ठीक थी या नहीं, उसका पैसा सही लगा या नहीं, वो कानून के अनुसार थी या नहीं, उसकी जांच करता है। कंप्लायंस ऑडिट, नियमों, कानूनों और प्रक्रिया और वित्तीय मानकों का पालन हुआ है या नहीं, इसका कार्य भी कैग करता है। विधायिका की सहायता करता है। कैग की रिपोर्ट संसद और विधानमंडल के लिए वित्तीय जवाबदेही का आधार बनती है। कैग जो हमारी रिपोर्ट है, जांच की रिपोर्ट, वो संसद के सामने पेश करता है, और संसद की जो समिति होती है वो इनकी रिपोर्टों को देखती है। तो स्पेक्ट्रम जैसा जो घोटाला था वो इस कैग के ही द्वारा उजागर किया गया था। तो कैग ये काम करता है। कैग किन किन का ऑडिट कर सकता है? तो कैग देखिए, कैग का दायरा है कि केंद्र सरकार के विभाग का ऑडिट कर सकता है, राज्य सरकार की कोई विभाग का ऑडिट कर सकता है, सरकारी योजनाएं व कार्यक्रम है जिनका ऑडिट कर सकता है, सार्वजनिक उपक्रम व कंपनियां किसी भी हो उनका ऑडिट कर सकता है, कानून नियमों के अनुसार कुछ स्वायत्त निकाय और सरकारी धन प्राप्त संस्थाएं, उनका ये ऑडिट कर सकता है। सरकारी जो फंडेड कोई भी कंपनियां हैं उनका ये ऑडिट कर सकता है। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा, देखते हैं कि भारत का जो ये कैग की रिपोर्ट होती है उसका महत्व क्या होता है। तो इसका महत्व होता है कि सार्वजनिक जो धन है, लोगों का जो धन है, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी जांच करता है। भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करता है। अनियमितता और फिजूल खर्ची को उजागर करता है, मतलब फिजूल खर्ची को रोकता है। अनियमितता से धन खर्च हो रहा है उसको रोकता है। पारदर्शिता बनाए रखता है, सरकार की जवाबदेही को बनाए रखता है। नीति और प्रशासनिक सुधार के लिए संकेत देता है। मतलब ये गवर्नमेंट पर भय बनाए रखता है कि गवर्नमेंट यदि कोई पैसा, 1 रुपए भी गलत खर्च करेगी तो उसको ये संसद में समिति के सामने प्रस्तुत करेगा और वहां पर उसकी चर्चा होगी, तो संविधान में वो गवर्नमेंट को उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। संसद और विधानमंडल से संबंध क्या है रिपोर्ट का? तो रिपोर्ट के बाद प्रक्रिया, कैग रिपोर्ट जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को देते हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। फिर यह संसद और विधानमंडल के पटल पर रख जाती है। जी, राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति इसको संसद के विधानमंडल में रखता है, संसद में रखता है, और राज्यपाल इसको विधानमंडल के पास में रखता है। फिर लोक लेखा समिति, पीएसी की समिति, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, और अन्य समितियां इसकी जांच करती है। जो भी समिति होती है सब इसकी जांच करती हैं। संबंधित विभागों से जवाब लेकर सुधारात्मक कदम सुझाए जाते हैं। पीएसी और अन्य सार्वजनिक उपक्रम समितियां हैं, वो सभी इस कैग की रिपोर्ट की जांच करती हैं, फिर उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। ध्यान देने योग्य कैग की सीमाएं क्या है? इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैग का न्यायालय नहीं है, यह दंड नहीं दे सकता। मतलब कैग रिपोर्ट तो दे सकता है, कमी उजागर कर सकता है, लेकिन ये किसी को दंड नहीं दे सकता। यह वित्तीय त्रुटि, अनियमितता, प्रक्रियागत कमी और नीति स्तरीय कमियों को उजागर होता है। वित्तीय त्रुटि, अनियमितता, प्रक्रियागत कमी, नीति स्तरीय कमियों को उजागर करता है। आगे की कार्रवाई संसद, समिति और सरकार के स्तर पर होती है। जो भी इसकी कार्रवाई होती है वो सरकार के स्तर पर होती है, इसके हाथ में कुछ नहीं होती। इसके हाथ में तो केवल ऑडिट करना और उसको
संसद के सामने राष्ट्रपति को देना, राष्ट्रपति उसको संसद के सामने रख देता है, ये इसका कार्य है। ये किसी को दंड नहीं दे सकता। परीक्षा के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान में इसका अनुच्छेद कब से कब तक है। तो संविधान में 148 से लेकर 151 तक इसका अनुच्छेद है। नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो वो। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। रिपोर्ट किसको देता है? रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को और राज्यों के राज्यपाल को। मुख्य समिति इसकी कौन है? मुख्य समिति इसकी पीएससी है, जो कि इसकी रिपोर्ट को जांच करती है। अच्छा, वर्तमान में भारत में कौन है कैग? तो वर्तमान में जो कैग भारत में है वो श्री के संजय मूर्ति है। श्री के संजय मूर्ति भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो कि अभी भी वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में भी चल रहा है। तो भारत के वर्तमान में जो कैग है वो कौन है? श्री के न्यायमूर्ति। श्री के न्यायमूर्ति। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? तो कैग भारतीय लोकतंत्र की वित्तीय जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, सुशासन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के धन का उपयोग कानून, नियम और सार्वजनिक हित के अनुसार करे। सुनिश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है वो कानून के अनुसार करे, लोगों के हित में करें, लोगों को अधिकांश फायदा हो, अत्यधिक फायदा हो, फिजूल खर्ची नहीं हो। तो यह सुनिश्चित करता है कैग। इसी कारण कैग को भारत की वित्तीय प्रशासन व्यवस्था का संवैधानिक प्रहरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत की वित्तीय प्रशासन व्यवस्था का संवैधानिक प्रहरी कौन कहा जाता है? कैग कहा जाता है। कौन कहा जाता है? कैग कहा जाता है। तो कैग से संबंधित हमारे एमसीक्यूज है, देखते हैं हम कौन सा सही है इसका। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 है, सही है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। इसे साधारण बहुमत से हटाया जा सकता नहीं, इसे पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से हटाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा कि क्वेश्चन 1 और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैग के कार्यों में शामिल है? तो कैग के कार्यों में कौन सा शामिल है? सरकारी खातों और सार्वजनिक धन के उपयोग का लेखा परीक्षण, ये सही है। न्यायालयों की तरह दंड देना, नहीं, दंड नहीं दे सकता। संसद भंग करना, नहीं, ये भी नहीं कर सकता। राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी नहीं कर सकता। तो हमारा सही आंसर है आंसर ए। ये सरकारी खातों का और सार्वजनिक धन के उपयोग का लेखा परीक्षण करता है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन है। ये हमने कैग के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी ली। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आप किसी भी जो एग्जाम देंगे उसमें अवश्य एक क्वेश्चन इस कैग से बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट निकाय है और ये संवैधानिक निकाय है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।